प्रिय विद्यार्थियों, डैफोडिल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर राजकुमार गुलड़िया। आज आपको कुछ महत्वपूर्ण संज्ञा है, जैसे आपके जो सबसे प्रारंभिक जो सिलेबस है उसमें कुछ संज्ञा होंगी, जैसे पद संज्ञा होगी, श्रवण संज्ञा, संयोग संज्ञा होगी, इस प्रकार से हित संज्ञा होगी, ऐसे कुछ संज्ञाएं होंगी। उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि वर्ण क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर क्या है और उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। इस प्रकार से पूरी डिटेल में हमने पढ़ी है। अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब वस्तुतः आज आपके बारे में आप लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कुछ संज्ञाएं होती हैं, जैसे पद संज्ञा, श्रवण संज्ञा, संयोग संज्ञा, इस प्रकार से हित संज्ञा। ऐसे इन चीज़ों को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो पहली आपकी संज्ञा है वो श्रवण संज्ञा। श्रवण संज्ञा के अंदर क्या होता है, इसका पहला जो सूत्र होगा वो होगा तुल्यास्य प्रयतनम सवर्णम। इसके अंदर तुल्य है, तुल्य का अर्थ होगा समान, और दूसरा इसके अंदर होता है आश्रय। आश्रय का अर्थ होता है मुख, लेकिन यहां आश्रय का अर्थ करेंगे उच्चारण स्थान। आश्रय का अर्थ कर देंगे उच्चारण स्थान। और ये जो प्रयत्न है इसके अंदर से केवल हम क्या लेंगे, आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न या यत्न कह दो, आभ्यंतर यत्न कह दो, इस प्रकार से। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो, एक समान हो, क्या हो, एक समान हो, वे वर्ण परस्पर क्या होंगे, एक दूसरे के श्रवण होंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न एक समान हो, वे वर्ण परस्पर क्या होंगे, एक दूसरे के श्रवण होंगे। तो तुल्य का अर्थ होगा के समान। आश्रय का अर्थ मुख भाग के अंदर जितने भी उच्चारण स्थान है वो, तथा प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, लेकिन हम बाह्य नहीं लेंगे। इसके अंदर कौन सा प्रयत्न लेंगे, आभ्यंतर प्रयत्न लेंगे। वे एक दूसरे के क्या होते हैं, श्रवण होते हैं। क्या होते हैं, श्रवण होते हैं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, जैसे आप क्या करेंगे, ए को लेंगे और आ को लेंगे। ए के अंदर आप इनका उच्चारण स्थान करेंगे तो ये क्या होगा, कंठ होगा, और आ का भी क्या होगा, कंठ होगा। दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, एक समान हो गया। अब इनका आभ्यंतर प्रयत्न लेंगे तो यह भी क्या होता है, विपरीत होता है, और यह भी क्या होता है, विपरीत होता है। तो उच्चारण स्थान दोनों का क्या हो गया, एक समान हो गया, तथा आभ्यंतर प्रयत्न दोनों का क्या हो गया, एक समान हो गया। तो ये ए और आ एक दूसरे के क्या हो गए, श्रवण हो गए। क्या हो गए, एक दूसरे के श्रवण हो गए। इसके आगे आप क्या लेंगे, छोटी ई और बड़ी ई लेंगे। छोटी और बड़ी का उच्चारण स्थान देखेंगे तो इचुएशन तालु क्या होता है, तालु होता है। तो दोनों का उच्चारण स्थान एक समान हो गया, और सभी स्वर क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, श्रवण हो गए। इसी प्रकार से छोटा ऊ और बड़ा ऊ देखेंगे तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है, और आभ्यंतर प्रयत्न इनका क्या होगा, दोनों का विपरीत होगा। कहने का अर्थ हुआ कि ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, श्रवण होंगे। ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, श्रवण होंगे, क्योंकि उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न जिनके एक समान होते हैं वे वर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं, श्रवण होते हैं। चौथा जैसे हम लेंगे री और बड़ी री, तो री का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, और ये क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के श्रवण होंगे, क्योंकि इन चारों के अंदर क्या है, ए
और आ का उच्चारण स्थान एक समान है तथा आभ्यंतर प्रयत्न भी एक समान है। छोटी और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है, एक समान है तथा आभ्यंतर प्रयत्न भी एक समान है। इसी प्रकार से छोटा ऊ और बड़ा ऊ का आभ्यंतर प्रयत्न भी क्या है, एक समान है और उच्चारण स्थान भी एक समान होगा। और री और बड़ी री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और आभ्यंतर प्रयत्न भी क्या है, विपरीत है। तो ये वर्ण परस्पर क्या होंगे, एक दूसरे के सवर्ण होंगे। ए को कहते हैं, आपको अपने आप किसको देख लेना पड़ेगा, आ को भी समझ लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से छोटी कहते हैं, साथ साथ में आप किसको भी समझ लेंगे, बड़ी को भी समझ लेंगे। छोटा ऊ कहते हैं, साथ साथ में आप क्या समझ लेंगे, बड़ा ऊ भी समझ लेंगे। आप सामुद्रिक संधि पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से ये आएंगे। और इसी प्रकार से छोटी री के साथ साथ आप बड़ी री को भी समझ लेंगे। अब ये हम देखते हैं कि जैसे दो अक्षर ले लिए, एक ए ले लिया, एक ई ले लिया। अब ए का उच्चारण स्थान आपका क्या है, कंठ है, और ई का क्या है, तालु है। तो ये दोनों का उच्चारण स्थान, अब आभ्यंतर प्रयत्न दोनों का क्या है, विपरीत है। तो बच्चों ये आभ्यंतर प्रयत्न तो दोनों का क्या हो गया, एक समान हो गया, लेकिन क्या नहीं है, उच्चारण स्थान दोनों का क्या नहीं है, एक समान है, नहीं है, तो भिन्न है। तो इसका मतलब ये क्या नहीं हो सकते, एक दूसरे के सवर्ण नहीं हो सकते। इसी प्रकार से आप क्या लेंगे, ए लेंगे और उसके बाद ऊ लेंगे। तो ए का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा, और ऊ का क्या होगा, ओष्ठ होगा। उच्चारण स्थान दोनों के भिन्न हो गए। और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों का क्या होता है, विपरीत होता है। तो आभ्यंतर प्रयत्न तो दोनों का इक्वल हो गया, लेकिन क्या समान नहीं है, उच्चारण स्थान एक समान है, नहीं है। तो वस्तुतः ये एक दूसरे की क्या नहीं हो सकते, सवर्ण नहीं हो सकते। तो सवर्ण संज्ञा के लिए क्या करना पड़ेगा, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न एक समान हो, वे वर्ण ही परस्पर क्या होंगे, सवर्ण होंगे। अब स्थिति देखो, आगे इसका एक अपवाद है, एक वार्तिक है, वो क्या कहता है, री लरी वर्णयोर मिथ है सावर्ण्यम वाच्य। ये एक वार्तिक है, कात्यायन के लिखा एक वार्तिक है। ये यूं करा कि वस्तुतः दो इसमें वर्ण है। कौन कौन से दो वर्ण है, एक वर्ण तो क्या है इसमें, री है, और दूसरा वर्ण इसमें क्या है, लरी है। री तथा लरी वर्ण, वर्णीय वर्ण और मिथयन परस्पर आपस में, री तथा लरी वर्ण मिथयन परस्पर आपस में क्या होते हैं, सावर्ण्यम की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। अब हम देखते हैं क्या इनका उच्चारण स्थान समान है। री का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, और लरी का क्या होता है, ऋतु लक्षणाम दंता, दंत होता है। तो अब क्या है, उच्चारण की समानता नहीं है। तो वस्तुतः ये क्या कहता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न एक समान होते हैं, वे वर्ण परस्पर क्या होते हैं, सवर्ण होते हैं। लेकिन बच्चों अभी तक तो क्या है, इसका मूर्धा है, इसका दंत है, तो दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो गया, भिन्न हो गया। अब हम इसका आभ्यंतर प्रयत्न देखेंगे, विपरीत होता है, और इसका भी क्या होगा, विपरीत होगा। तो वस्तुतः ये क्या नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के सवर्ण नहीं होना चाहिए। लेकिन वार्तिक कात्यायन का वार्तिक ये कहता है कि वस्तुतः री और लरी का उच्चारण स्थान भिन्न होता है, लेकिन फिर भी आपको इन दोनों को एक दूसरे का क्या मानना पड़ेगा, सवर्ण मानना पड़ेगा। जैसे ए का सवर्ण क्या था, आ था, छोटी का क्या था, बड़ी था, छोटा ऊ का क्या था, बड़ा ऊ था, छोटी री का सवर्ण क्या था, बड़ी री था। वैसे ही वहां तो क्या है, उच्चारण की समानता तथा आभ्यंतर प्रयत्न की समानता के आधार पर ऐसा एक दूसरे के साथ श्रवण संज्ञा हो गई। और वतुल्य से प्रयत्नम श्रवणम, इस सूत्र से श्रवण संज्ञा होती है। क्या होती है, श्रवण संज्ञा विधायक सूत्र माना जाता है ये। अब लेकिन ये वार्तिक कह रहा है कि वस्तुतः सूत्र में तो ऐसा कहा गया है, लेकिन अब क्या है, री का उच्चारण स्थान भिन्न होता है, लरी का उच्चारण स्थान भिन्न होता है। हालांकि दोनों का उच्चारण स्थान क्या नहीं है, एक समान नहीं है। उच्चारण स्थान में भिन्नता होते हुए भी ये एक दूसरे के क्या होंगे, सवर्ण होंगे। क्या होंगे, सवर्ण होंगे। ये वाच्यन का अर्थ है, वार्तिक के कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। ये क्या है, इस सूत्र का अपवाद है। तुल्यस्य प्रयत्नम श्रवणम इस सूत्र का अपवाद है। वस्तुतः री का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, और लरी वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। तो उच्चारण की साम्यता यहाँ नहीं है। तो एक दूसरे के क्या नहीं होने चाहिए थे, सवर्ण नहीं होने चाहिए थे।
लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के क्या है, श्रवण है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जैसे कहा था कि जो ये री होता है, इसके जो रेश्व दीर्घ और प्लुत के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं, 18 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 18 भेद होते हैं, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। और फिर कहा कि जो लरी होता है ना, लरी, उसमें किसका अभाव होता है, दीर्घ का अभाव होता है। तो 6 रेश्व और 6 प्लुत, यानी 6 और 6 कितने होंगे, 12। कितने भेद होंगे 12 भेद होंगे। जब ये सिंगल पर्सन होते हैं तब तो री अकेला हो, श्रवण संज्ञा लरी के साथ नहीं हो, तब तो कितने भेद होंगे, री के 18, और लरी के सिंगल होगा तो कितने होंगे, 12 होंगे। लेकिन अब हमने इस री लरी वर्ण्य और मिथ्या श्रावण वाचन, इससे री की श्रवणता लरी के साथ कर दी या लरी की श्रवणता री के साथ कर दी, तो वस्तुतः अब इनकी संख्या बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, अब 18 में आप 12 जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के आप कितने हो जाएगी, 30 की हो जाएगी। कह रहे कि री के साथ लरी की श्रवण संज्ञा करने पर लरी की संख्या मानी जाती है। लरी के साथ री की श्रवण संज्ञा करने पर री की संख्या मानी जाती है। श्रवण संज्ञा करने के बाद क्या होगा, प्लस हो जाएगा दोनों का, वो एक कॉमन हो जाएगा। सिंगल पूछेंगे री की कुल संख्या मानी जाती है तो री की कुल संख्या 18 होगी, और लरी की कुल संख्या मानी जाती है तो 12 होगी। लेकिन री के साथ लरी की श्रवण संख्या या लरी के साथ री की श्रवण संख्या करने पर संख्या मानी जाती है री की तो 30, या लरी की संख्या मानी जाती है तो 30 मानी जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। कहने का अर्थ इसमें क्या कहा था, जिन वर्णों का मुख के अंदर उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर पर्यटन दोनों क्या हो, एक समान हो, वे वर्ण क्या होंगे, परस्पर श्रवण होंगे। हमने कहा ए के साथ आ श्रवण होगा, छोटी के साथ बड़ी श्रवण होगा, छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ श्रवण होगा, और छोटी री के साथ बड़ी री एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, श्रवण कहलाएंगे। कौन से सूत्र के आधार पर, तुल्य प्रयत्नम श्रवण के आधार पर। लेकिन फिर इसका एक वाच्य वार्तिक ये कह रहा है कि वस्तुतः ऐसा है कि उच्चारण स्थान समान हो, लेकिन ये दो वर्ण हैं, में उच्चारण स्थान भिन्न होते हुए भी आपको इन दोनों वर्णों को परस्पर क्या मानना पड़ेगा, श्रवण मानना पड़ेगा। री की उच्चारण स्थान की स्थिति मुर्दा होती है और लरी की दंत होती है। वस्तुतः दोनों का उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न है, लेकिन फिर भी आपको इन दोनों को एक दूसरे का श्रवण मानना पड़ेगा। यदि री के साथ लरी की श्रवण संज्ञा करते हैं तो री की संख्या 30 की हो जाती है, और लरी के साथ री की श्रवण संज्ञा करते हैं तो लरी की संख्या 30 हो जाती है। दोनों की परस्पर श्रवण संज्ञा करने के बाद यदि किसी वर्ण की कुल संख्या पूछेंगे तो 30 मानी जाएगी। री के साथ लरी की श्रवण संज्ञा करेंगे तो री के कितने होंगे, 30 होंगे, और लरी के साथ री की श्रवण संज्ञा करेंगे तो लरी की संख्या कितनी मानी जाएगी, 30 मानी जाएगी। और सिंगल पर्सन होंगे तो री के कितने भेद होंगे, 18, और लरी के कितने होंगे, 12 भेद होंगे। अब एक तीसरा जैसे एग्जांपल और आता है इसके अंदर। अभी तक आपने कितने स्वरों को पढ़ लिया, ए को पढ़ लिया, ई को पढ़ लिया, उ और री और लरी। अपने जो मूल स्वर थे उनको आप पढ़ चुके हो। ये आपके जो 4 होते हैं ये अपने क्या रखते हैं, इस सूत्र के आधार पर श्रवण रखते हैं। क्या रखते हैं, इस सूत्र के आधार पर श्रवण रखते हैं। ए किस श्रवण को रखेगा, आ को, और ई क्या रखेगा, बड़ी ई को, और ऊ क्या रखेगा, बड़े ऊ को श्रवण रखेगा, और री किसको रखेगा, बड़ी लरी को, और ये बड़ी री को, और ये लरी किसको रखेगा, री को भी रखेगा, और ये री साथ साथ में लरी को भी रखता है। यानी इस प्रकार से ये चलता रहता है, ये इसका ये होता है, इसका ये होता है। तो लरी भी अपना क्या रख रहा है, श्रवण रख रहा है। अब आपके आगे देखो क्या ए और आई, ए और आई, ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु, और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु। और इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, विपरीत होता है, और इसका भी अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, विपरीत होगा। देखो जिन वर्णों का कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न एक समान होते हैं वे वर्ण परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं, सवर्ण होते हैं, ऐसा इस सूत्र ने बताया। अब देखो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, ऐ का उच्चारण स्थान भी कंठ तालु होता है, तो वस्तुतः ये क्या हो जाने चाहिए थे, एक दूसरे के सवर्ण हो जाने चाहिए थे। लेकिन स्थिति ऐसे नहीं होती है। आप क्या करेंगे, प्रत्याहार बनाते हैं तो क्या करते हैं, ए ई उ न
री लरी कै ए ओ ंगे आई ओ चेक। ये कह रहे हैं कि यदि ये एक दूसरे के श्रवण होता ना तो वस्तुतः फिर इनकी क्या स्थिति होती, ए आई, और आगे वाले की क्या होती, ओ और औ। ये एक साथ एक सूत्र में आ जाते हैं। लेकिन अब स्थिति क्या है, ये इस ए के बाद क्या आता है, यदि देखो माहेश्वरी सूत्रों में ए के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो वस्तुतः ये अलग से इस सूत्र का निर्माण नहीं करना पड़ता। तो अब इस अलग से इस सूत्र के निर्माण का अर्थ है, कौन सा सूत्र है, ए ओ च। यदि आप क्या करते, ए ओ ंगे, ऐसा करते ही यदि ए का श्रवण आई को मान लेते और यदि ओ का श्रवण किसको मान लेते, औ का, क्योंकि इन दोनों का उच्चारण स्थान एक समान है और अभ्यंतर प्रयत्न एक समान है, और इन दोनों का उच्चारण स्थान एक समान है, अभ्यंतर प्रयत्न एक समान है। फिर अलग से इस सूत्र को माहेश्वरी सूत्रों में देने की कहां नौबत आई। जैसे ए था तो अलग से आ को नहीं बताया माहेश्वरी सूत्रों में, क्योंकि ये इसका क्या है, श्रवण है। तो कह रहे हैं कि ए को याद करते आ अपने आप आपको ध्यान में ले लेना चाहिए। ऐसी छोटी थी तो बढ़ाऊ, छोटी तो बड़ी, छोटा ऊ बढ़ाऊ, छोटी री तो बड़ी री। तो ये पहले वाले ए ई उ री, इनका आप ज्ञान करवाते हो तो साथ में आ बड़ी, बढ़ाऊ, बड़ी री, इनका भी ज्ञान हो जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, श्रवण है। लेकिन यहाँ देखो ये कह रहे हैं कि ए का उच्चारण स्थान कर्ण तालु है और ऐ का उच्चारण स्थान कर्ण तालु है, तो वस्तुतः दोनों क्या हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान की समानता वाले हैं। तो इनका क्या आना चाहिए था इस माहेश्वरी सूत्र में, ए ऐ आता तो ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, श्रवण हो जाते, और ओ औ आता तो ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, श्रवण हो जाते। कह रहे हैं कि ए है तो ऐ की जरूरत ही नहीं थी, जैसे ए था तो आ की जरूरत है क्या, यहाँ नहीं है ना, लिखा हुआ नहीं है। ए को बोलते आ से होते, आप समझ जाएंगे, ये उसका श्रवण होता है। तो ऐसे ही ए और ऐ का जब एक समान उच्चारण स्थान है तथा अभ्यंतर प्रयत्न एक समान है, तो ए एक आते ही साथ में आपको ऐ को भी समझ लेना चाहिए था, और ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, अभ्यंतर प्रयत्न एक समान है, तो ओ आते ही औ को भी समझ लेना चाहिए था, और ऐसा ये एक माहेश्वरी सूत्र नहीं बनता। तो वस्तुतः इसमें क्या कहा, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न एक समान होते हैं वे वर्ण परस्पर एक दूसरे के श्रवण होते हैं। में ए का श्रवण आ, छोटी का बड़ी, छोटा ऊ का बड़ाऊ, छोटी री का बड़ी री, यहाँ तक ये सही है। लेकिन इसके बाद इस वार्तिक ने कहा कि री और री वस्तुतः उच्चारण की साम्यता वाले नहीं है, दोनों का उच्चारण स्थान भिन्न होते हुए भी दोनों वर्णों को एक दूसरे का क्या मानना पड़ेगा, आपको श्रवण मान लेना चाहिए। एक दूसरे के क्या होते हैं, श्रवण होते हैं, ऐसा कहा। अब फिर वापिस इसी के ऊपर आ जाता है, कह रहे हैं कि ए का उच्चारण स्थान कर्ण तालु होता है, ऐ का उच्चारण स्थान कर्ण तालु होता है, ए का अभ्यंतर प्रयत्न विपरीत होता है, ऐ का अभ्यंतर प्रयत्न विपरीत होता है। तो वस्तुतः जिन वर्णों का कंठ है, तालु आदि उच्चारण स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न एक समान होते हैं वे वर्ण परस्पर क्या हो जाने चाहिए थे, श्रवण हो जाने चाहिए। लेकिन अब वस्तुतः ये नहीं होता है, क्योंकि ये इस सूत्र में है और ये क्या है, आगे वाले सूत्र में। तो वस्तुतः हम क्या क्या कहेंगे, इस सूत्र से ए ऐ औ च, इस सूत्र से ए है वो ऐ का और ओ है वह औ का श्रवण नहीं होता है। हालांकि इनमें क्या है, उच्चारण स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न ए और ऐ के एक समान है, तो एक दूसरे के क्या हो जाने चाहिए थे, श्रवण हो जाने चाहिए थे। तो कह रहे हैं कि यदि उस आधार पर श्रवण करते तो यहाँ क्या होता, ए ऐ हो जाता, या जरूरत नहीं थी, ए होता तो ए बोलते ही आप किसको समझ लेते, ऐ को समझ लेते, और ओ बोलते ही आप किसको समझ लेते, औ को समझ लेते। तो वस्तुतः आपको आगे वाला ये माहेश्वरी सूत्र आपको बनाना नहीं पड़ता, ऐ और औ। तो इसलिए ए और ऐ का उच्चारण तथा अभ्यंतर प्रयत्न एक समान होते हुए भी ये वर्ण परस्पर एक दूसरे के क्या नहीं हो सकते, सवर्ण नहीं हो सकते। और इसी प्रकार से
ओ और औ का कंठ तालु उच्चारण तथा आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत एक समान है, लेकिन फिर भी ये दोनों स्वर एक दूसरे के क्या नहीं हो सकते, श्रवण नहीं हो सकते। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके 9 स्वर होते हैं, 9 स्वरों में 7 स्वर कौन कौन से होंगे। ए का श्रवण क्या होगा, आ होगा, छोटी का क्या होगा, बड़ी होगा, छोटा ऊ का क्या होगा, बड़ा ऊ होगा, और छोटी री का क्या होगा, बड़ी री होगा। ये तो तुल्य से प्रयत्नम श्रवणम इस आधार पर क्या है, 4 के 4 श्रवण मान लिए गए हैं। और अकश श्रवणी दीर्घ संधि में ये श्रवण दीर्घ संधि भी उसको बोलते हैं, इसी सूत्र के कारण से वो श्रवण दीर्घ संधि कहलाती है। लेकिन इसका एक अपवाद वार्तिक ये दिया है कि री वर्ण और मिथ श्रावण्य वाच्य, हम कह रहे हैं कि वस्तुतः री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और री का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। दोनों को उच्चारण सम्यता नहीं है, भिन्नता होते हुए भी आपको फिर भी क्या मानना पड़ेगा, एक दूसरे के ये क्या मान लेने पड़ेंगे, श्रवण मान लेने पड़ेंगे। तो सीधा री का उच्चारण भेद 18 होता है और सीधा लरी का उच्चारण भेद 12 होता है। लेकिन री के साथ री की श्रवण संज्ञा करेंगे तो री के 30 भेद हो जाएंगे, और लरी के साथ री की श्रवण संज्ञा करेंगे तो लरी के कितने भेद हो जाएंगे, 30 भेद हो जाएंगे। तो ये आपको आज मैंने आपको श्रवण संज्ञा विधायक सूत्र बताया, इससे श्रवण संज्ञा होती है। श्रवण संज्ञा का अर्थ होगा जिन वर्णों का कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न एक समान होते हैं, उन वर्णों की परस्पर क्या होती है, श्रवण संज्ञा होती है। तो बच्चों आज आपको मैंने श्रवण संज्ञा के बारे में बताया। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।